दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। अब क्या होता है ये जीडीपी एंड वेलफेयर? तो जीडीपी एंड वेलफेयर समझने के लिए सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये होता है कि भैया जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश की डोमेस्टिक इनकम। तो जीडीपी इट इज द ग्रॉस मनी वैल्यू of all the goods and services produced in domestic territory of the country during a fiscal year. It means the gross money value of all the goods and services जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो। और वेलफेयर का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ बेटर ऑफ, कि हम पहले से अच्छे हुए, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो डज राइज इन जीडीपी नेसेसरली मींस राइज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल? इज इट, मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर एक देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब वहां पे सारे के सारे लोग जो हैं वो खुश हैं, ठीक है। वी हैव सीन दैट नॉमिन, ये रहने देते हैं, मैं लिखवा देता हूँ। जीडीपी इज regarded as a good indicator to measure progress of the nation. But GDP is not a satisfactory index to measure welfare, as it has some limitations which can be explained as follows. ओके, अब देखो, अच्छा आप लोग बताओ कि जीडीपी एक करेक्ट इंडेक्स क्यों नहीं है वेलफेयर का? क्या कमी है कि अगर हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जीडीपी बढ़ गया तो मतलब वेलफेयर हो गया? क्या क्या डेफिशिएंसी होंगी आपके हिसाब से? एनीबॉडी? सर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रिच लोगों के पास ही आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, सर बिल्कुल ठीक, ये भी हो सकता है। और Sir, it does not show disparities between the rich and the poor. ये तो वही बात हो गई ना, उन्हीं की बात को आपने दोबारा दूसरे वर्ड्स में बोल दिया। और सोचो सोचो, और क्या हो सकता है? सर एक बार रिपीट कर दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वेलफेयर आ गया। जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट इंडेक्स टू मेजर वेलफेयर, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत कमी है। तो वो क्या कमी है? सर इनकम डिफरेंस। ये यही कमी ना, ये बच्चे बोल चुके, इसके सिवा कुछ बोलना हो तो। चलो मैं बताता हूँ, देखो, लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा रियल जीडीपी एज अ इंडिकेटर। तो इसमें सबसे पहली चीज है
many goods and services contribute to economic welfare are not included in GDP. मतलब कुछ चीजों से हमारा भला तो होता है पर वो चीजें जीडीपी में नहीं आती। सर वो कौन सी चीज है? देखो, आप लोगों को कुछ हॉबीज होंगी, ठीक है, जैसे किसी को डांस करना, किसी को म्यूजिक प्ले करना, किसी को बैडमिंटन खेलना, किसी को पेंटिंग करना, किसी को कुकिंग करना। तो ये सब चीजें जीडीपी में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, ये आपकी मम्मा आपको खाना बना के देती है, आपको अच्छा लगता है, आपका वेलफेयर बढ़ता है, बट जीडीपी में नहीं आती। तो उनसे वेलफेयर तो आता है बट जीडीपी नहीं आती। फिर सेकंड पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी इज लाइक एक्स ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। इसे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? कुछ बेनिफिट्स जो हम दूसरों को देते हैं बट उसके मनी अकाउंट में नहीं आता। तो मतलब वेलफेयर तो दे दिया पर मनी नहीं बढ़ता, मतलब नेशनल इनकम नहीं बढ़ती। या कुछ हार्म जो हम दूसरों को देते हैं पर उससे जीडीपी घटती नहीं। तो हार्म तो हो गया, वेलफेयर तो कम हो गया, पर जीडीपी बढ़ ही रहा है शायद। तो इनको ना दो पार्ट्स में बांटा जाता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। अब क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? देख, ये ना थर्ड पॉइंट नहीं है, ये सेकंड पॉइंट की ही कंटिन्यूएशन है। देख, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? जैसे कि अगर मान लो हमारे घर के आसपास कोई पार्क है, ठीक है। जैसे हम लोगों के घर के आसपास पार्क है, बोंटा का पार्क है, रोशनारा पार्क है, या फिर मॉल टाउन पार्क है, ठीक है, या अशोक विहार में पार्क है, अब अशोका पार्क है। अब इन पार्क्स में अगर हम जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमें दे आर ऑक्सीजन बैंक, हमें बहुत ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारा वेलफेयर तो बढ़ता है, पर एक बात बताओ, जीडीपी में कहीं पे दिखते हैं? डू दे अफेक्ट जीडीपी? नो नहीं ना, सर। नो इसमें सर। तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है पर जीडीपी नहीं हो रहा। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, अगर सोचो जैसे अशोका पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, अब इस पार्क को हटा के यहाँ पे एक फैक्ट्री डाल दीजिए, ठीक है, एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री। तो वो फैक्ट्री जो है बहुत सामान बनाएगी इतनी बड़ी जगह में, जीडीपी बहुत ऊपर लेके जाएगी और पोल्यूशन भी बहुत ऊपर लेके जाएगी और वेलफेयर नीचे लेके जाएगी। तो ये तो नेगेटिव वेलफेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो? दे आर ब्रिंगिंग नेगेटिव वेलफेयर, ठीक है, पर ये जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो हमारा जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, पर एक्चुअल में हमारा जीडीपी बढ़ रहा है और वेलफेयर हमारा कम हो रहा है। हाँ जी अजय बोलो। सर एक बार रिपीट कर दे वाला। हाँ, देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं वो बेनिफिट्स जो हम दूसरों को देते हैं पर वो जीडीपी में नहीं आते। अब जैसे पार्क्स हैं, ठीक है, अब पार्क्स हैं, अब इन पार्क से हमारा वेलफेयर तो होता है, ठीक है, पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, बट ये जीडीपी में नहीं आती, ठीक है। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये जीडीपी को तो फायदा देते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री बनी तो जीडीपी तो क्या कहते हैं उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो पैसे कमाएगी, पर वेलफेयर कम हो जाता है। मैंने जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ वो एग्जांपल चेंज करो, क्योंकि एग्जांपल फ्लाईओवर का दिया हुआ है, हम फ्लाईओवर की जगह पार्क का ही डाल देते हैं, पार्क का एग्जांपल अच्छा होता है। हाँ जी बेटा बोलो, ये था। सर जैसे आपने कहा कि जब फैक्ट्री लगाएंगे तो वेलफेयर नहीं होगा, तो सर एम्प्लॉयमेंट तो आएगी, तो वेलफेयर तो हो रहा है। फॉर पॉल्यूशन भी तो हो रहा है ना। सर दोनों फैक्टर इंक्लूड हो रहे हैं ऐसे तो इसमें। हाँ बट क्या कहते हैं, पोल्यूशन भी एक चीज तो हो रही है ना, शोर हो रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके हाँ, सर। एक एक बेनिफिट भी है, ये भी है, मानना पड़ेगा। पार्क्स इन द लोकेलिटी ब्रिंग welfare but are not included
इन जीडीपी, ठीक है। सर ऐसा एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते होंगे गवर्नमेंट के? पर एक्सपेंडिचर बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही लिमिटेड सा होता है इसमें। और जैसे देख, जो पार्क बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है एक बारी, ठीक है। उस पर एक्सपेंडिचर क्या होता होगा, जब माली को पैसे जाते होंगे बस, है ना, थोड़े बहुत। बट वेलफेयर को तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ही बढ़िया कर देता है। अब सोचना, उसी जगह पे अगर एक फैक्ट्री बना दी जाए तो कितना फर्क आ जाएगा। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये वो पॉइंट है जो आप लोग बोल रहे थे। अब चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भैया हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश का जीडीपी बहुत अच्छी रैंक पे रहता है, पर उसका जो बेनिफिट है ना, वो सिर्फ कुछ ही लोगों को जाता है। कहते हैं कि richest 50 people are having income equal to rest of country। इतना पैसा है उनके पास, क्यों नहीं होगा? हमारे देश में 32 करोड़ पीपल, हमारे देश में 32 करोड़ पीपल can't earn 1000 rupees a month, and around 75 crore can't earn 6000 rupees a month। कैन यू इमेजिन, इतनी गरीबी। और फिर मतलब इतना लॉकडाउन था, सबकी इनकमें टूट गई, बट हमारे अंबानी चचा, इनकी इनकमें बढ़ रही हैं, सो रिचर गेटिंग रिचर, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, ऑल प्रोडक्ट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमारे जीडीपी को इक्वली कंट्रीब्यूट करती, मतलब जीडीपी को तो कंट्रीब्यूट कर देती है वो, अच्छा, पर हमारा वेलफेयर नहीं लाती। देखो, एक चीज पिछले लॉकडाउन में सबने समझी कि हम लोगों को जो बेसिक चीजें चाहिए वो क्या है, बेसिकली फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। चल, शेल्टर को एक बारी के लिए साइड कर देते हैं, इंडिया में महंगा है, दिल्ली में तो महंगा ही है, बट फूड एंड क्लोथ की बात करें तो उसके लिए कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। मतलब मेरे साथ तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट ये हुआ है कि आई रियली डोंट लाइक फूड फ्रॉम आउटसाइड, और रियली, अपार्ट फ्रॉम एक दो ईटरीज, वो भी जिन पे सस्ता खाना ही मिलता है, रेडी टाइप, जिनका जो मशहूर वाले हैं वो एक दो पसंद है, बट बाहर के रेस्टोरेंट से तो दिल उठ चुका है, लिटरली उठ चुका है। मैं अब तो बिल्कुल ही नहीं खाता, ठीक है। तो ये जो फूड एंड क्लॉथ है, इन पे तो इतना पैसा लगता नहीं, पर ये वेलफेयर सबसे ज्यादा लाते हैं। अब मैंने जो एग्जांपल लिखे थे, कुछ चीजें हैं, अब जैसे एक चीज बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा। डू यू नो स्टैचू ऑफ यूनिटी? यस सर। है ना, यस एक सर। अंकल खड़े हुए हैं उधर, क्या कहते हैं, गुजरात के साइड में। तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी से वेलफेयर तो मेरे ख्याल से कुछ हुआ, नो सर। जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था इसमें। अच्छा, सर वो अभी कितने का बना था पूरा स्टैचू? अभी बता देते हैं, गूगल सर पे एम्प्लॉयमेंट सर टूरिज्म भी तो बढ़ गया होगा उससे। यस सर। हाँ बेटा, बहुत। वो पैसा अगर गरीबों को खाने के लिए दे देते ना, जो मर रहे हैं अभी, यस ठीक सर। है, तो शायद ज्यादा वेलफेयर हो जाता, यस सर। है ना। बहुत टूरिज्म बढ़ गया बेटा। सर 30 करोड़ का बना था ना शायद, या फिर उससे हाँ हाँ बेटा, 2063 करोड़, ओके। 2063 करोड़, ठीक है। अभी एक और चीज बन रही है, सेंट्रल विस्ता, पता है वो सेंट्रल क्या है सर? विस्ता क्या? वो मोदी जी का घर छोटा पड़ रहा था, तो नया घर बन रहा है। सर दिल्ली में बन रहा है? हाँ, पूरा पूरा एरिया चेंज हो रहा है ना। कहाँ पे बन रहा है सर, दिल्ली में? ये पूरा बेटा, ये जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, इंडिया गेट वाली एरिया पूरी चेंज हो रही है। सर सब कुछ 3000 का बजट है ना? 20,000 करोड़ का बजट है बेटा। अच्छा, अगर इस 20,000 करोड़ की जगह ना 200 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन सकते हैं, कौन सा ज्यादा वेलफेयर करेगा? सर 200 हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स। I'm not talking about politics, do what they ever want to do, they know more, हमें क्या पता, बट मेरा सोचना,
एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में ये है कि ये खर्चों की जगह ये, चलो ये 2000, चलो मैं शायद सेंट्रल विस्ता का भी कोई फायदा होगा, ये ताऊ को वहां पे खड़ा करा के क्या मिल गया यार, वो भी इतनी दूर है, कौन जाएगा वहां देखने के लिए उसको, उधर जाओ ताऊ खड़े में ऐसे हाथ करके, क्या करें हम उसका। ठीक है, तो ये चीजें वेलफेयर को कंट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक है, जीडीपी बढ़ा दी इन्होंने, सेंट्रल विस्ता बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तभी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी का तो बढ़ने का मतलब ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उन लोगों का वेलफेयर होगा। बट अगर उस चीज से हॉस्पिटल बना देते तब भी तो उतने पैसे लोगों के हाथ में आते। जो लोग मुझे एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहे हैं, अगर 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्ता पे लगेगा तो इंजीनियर को पैसा मिलेगा जो बाहर के भी हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज को पैसा मिलेगा, लेबर को पैसा मिलेगा। पर अगर 200 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते तो ये 20,000 करोड़ तो फिर भी लोगों को मिलता, इक्वल इक्वल कट हो गए। पर इससे जो दूसरा बेनिफिट होता वो उससे तो नहीं मिलेगा ना। वैसे कह रहे हैं सेंट्रल विस्ता में 2 फर्स्ट एड वाले रूम होंगे, वहां पे डाल देते कोरोना पेशेंट को, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स में बी नेगेटिव, आई नो वेरी मच डिटेल्स बट आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन इट। कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स में बी नेगेटिव, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जिनका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है, जैसे कि लिकर, कह रहे सर ये क्या बोल रहे हो सर, सर सर आप नहीं पीते सर, तो ऐसे थोड़ी सर, हाँ पर कहते हैं नेगेटिव। गन्स, ठीक है, अब लिकर इतनी महंगी आती है, उतने में बढ़िया सा मिल्क शेक आ जाएंगे कितने सारे, वो भी कड़वा पानी पीते हो तुम लोग, जो भी लोग पीते हैं। ठीक है, तो गन्स, अब गन से वेलफेयर तो नहीं होता ना, गोली निकलती है तो कोई मरता ही है, तो देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज नेगेटिव। सर लेकिन वैसे लिकर से तो ज्यादा नहीं होता, मतलब कि नेगेटिव क्यों होता है? लिकर से बेटा जीडीपी तो बहुत ऊपर जाता है, पर वेलफेयर तो नहीं होता ना, शराब पी के वेलफेयर होता है किसी का, भला हो जाता है? नहीं नहीं, नहीं। अब मुझे लेकिन पता है सर तुम में से बोलते हैं कई साइंटिस्ट बैठे हैं जो मुझे बताएंगे सर आपको मैरिजुआना की मेडिकल हर्ब्स, मेडिकल क्या कहते हैं उसे, एफिनिटीज और फीचर्स पता है आपको? इट्स अनमैचेबल सर, इमैचेबल। हमने पेड़ लगा रखे हैं सर मैरिजुआना के छत पे, है ना? सर लेकिन कोई बोलते हैं कि देखो, जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी, तो पहली क्लास में, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो वीडियोस में पहली क्लास देख लेना, हमने देखा था कि नेशनल इनकम निकालने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, याद है कौन कौन से? इनकम सर मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू और एडेड मेथड। इनकम, एक्सपेंडिचर आउटपुट। एंड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का एक नाम और होता है, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड। ये मेथड क्या कहता है? बताओ। ये मेथड कहता है कि जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, दैट इज नेशनल इनकम। पर हम नेशनल इनकम में क्वांटिटी तो नहीं डाल सकते, तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक रेट से, रेट कह लो या प्राइस कह लो। ठीक है, तो हमारे मन में, हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि हमें प्राइस कौन सा लेना। एक होता है बेस ईयर का प्राइस और एक होता है करंट ईयर का प्राइस। ठीक है, तो बेस ईयर का लेते हैं ना वैसे। हाँ नहीं देखते। अच्छा, सवाल आपके मन में एक और आना चाहिए, सर बेस ईयर क्या होता है? करा चुका हूँ मैं पहले ये, बट फिर भी एक रेफरेंस दे देता हूँ। यस। बेस ईयर और करंट ईयर, ये आप लोगों का ही डॉक्यूमेंट है, इको क्लास 12, इसी में सबसे टॉप पे होगा, मैं दिखा दूंगा नेशनल इनकम के। तो जैसे बेस ईयर 1990 होता है फॉर 1990 टू 90, बेस ईयर 2000 होता है फॉर 2000 टू 2009। बेस ईयर लेने के काफी तरीके होते हैं, कई लोग प्रीवियस ईयर को बेस ईयर लेते हैं, कई लोग 5 साल पहले को बेस ईयर लेते हैं, और कई लोग ये वाला प्रेफर करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल। और 2020 फॉर 20 टू 29। ठीक है, अगर हम बेस ईयर का रेट लेते हैं
तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आती है नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। वाओ। अगर हम करंट ईयर का लेते हैं तो क्या आता है? नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। अच्छा, ये जो बेस ईयर वाली होती है इसका एक नाम और होता है, किसी को याद है? रियल नेशनल इनकम। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। तुम्हें बोर्ड में 5 मार्क एक्स्ट्रा मिले। और इसे कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, विच वन इज बेटर? बेस और करंट? बेस ईयर। दिस वन इज बेटर। ये क्या कहती है? ये कहती है कि आप क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ करंट ईयर। ठीक, सॉरी रेट ऑफ बेस ईयर्स। सर एक बार ये फिर समझा दोगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ करंट। जैसे अभी हम किसमें नेशनल इनकम एट बेस ईयर क्या कहेगी? अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2023 के लिए बेस ईयर क्या होगा? 2020। 2020। 2022 के लिए बेस ईयर क्या होगा? 2020। 2017 के लिए बेस ईयर क्या होगा? 2010। वरदान, तुम्हें ये बात समझ आई? हाँ जी सर, ये तो पता है। अच्छा, तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ 2021 को रेट कौन से मल्टीप्लाई करेंगे? बेस ईयर। बेस ईयर जो है उसका 2020। और इसमें क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ 2021 इनटू रेट ऑफ 2021। ठीक है। अच्छा ठीक अच्छा, है। अब बेस ईयर वाले में क्या होता है? सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। अब जैसे हम अगले साल जाएंगे क्वांटिटी चेंज होगी, रेट फिक्स रहेगा। उसके अगले साल जाएंगे क्वांटिटी चेंज होगी, रेट फिक्स रहेगा। पर यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी और रेट दोनों चेंज होते हैं। हियर ओनली क्वांटिटी चेंजेस, हियर बोथ क्वांटिटी एंड रेट चेंजेस। ठीक है। अब बेस ईयर वाला बेटर क्यों है? ठीक है, तो ये जानने के लिए हम जाएंगे ऊपर। चलो ऊपर चलो, हम एक काम करते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, इससे ना ऊपर जाना आसान। हम पहुंच गए, मैजिक नहीं चल रहा। आगे ये पढ़ाया था, डिट्टो सेम वही पढ़ा रहा हूँ। क्वांटिटी, रेट, रेट बेस ईयर का, रेट करंट ईयर का। ठीक है, एग्जांपल लिए थे 2016 के लिए बेस ईयर, 2010 2026 के लिए सेम चीज वही पढ़ाई। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार ये ना इसको स्टार्टिंग में पढ़ाना अवॉइड भी कर देता हूँ कि दोबारा बाद में पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो, दिस इज फर्स्ट क्लास। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्लास। वीडियो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है, यू कैन सी दैट, आपके चैट पे भी है। अब जब हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है, नॉमिनल नेशनल, अब हमारे को एक केस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2010 है, 2016 है, 2017। 2010 का रेट दिया हुआ है 50, फिर 60, फिर 100। ठीक है, क्वांटिटी दी हुई 4000, 3000। जब हम नॉमिनल नेशनल इनकम निकालते हैं 2016 की, मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू रेट ऑफ करंट ईयर, तो 4000 इंटू 60, 2,40,000 आ गया। जब हम 2017 की निकालते हैं 3000 इंटू 100, 3 लाख आ गया। तो हमें दिख रहा है 3 लाख बेटर, बट एक्चुअल में बेटर तो 2016 था, क्योंकि प्रोडक्शन 2016 में ज्यादा हुई थी। यहाँ तो प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है, परफॉर्मेंस कम हुई है। ठीक है, जब हम रियल नेशनल इनकम निकालते हैं तो इस 4000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 50 से, रेट ऑफ बेस ईयर, क्योंकि 16 का भी बेस ईयर 10 है, 17 का भी बेस ईयर 10 है। तो 4000 इंटू 50, 2 लाख। 3000 इंटू 50, 1.5 लाख। 2 लाख बेटर होता है कि 1.5 लाख? 2 लाख। 2 लाख। तो 2016 असल में बेटर था, और रियल नेशनल इनकम ने शो करा कि यस 2016 बेटर। पहली बात तो ये ईयर टू ईयर कंपैरिजन अच्छा करा इसने। अब अगर हम देखें 4000 से 3000 फॉल हुआ, कितना फॉल हुआ? 25% फॉल। देयर इज अ फॉल ऑफ 25%। ठीक है, 2 लाख से 1.5 लाख फॉल हुआ, कितना फॉल हुआ? 25%।
तो एकदम ट्रू पिक्चर दिखाई, ठीक है, एकदम ट्रू पिक्चर हमारे सामने आई। तो हमें पता चला that real national income is better because it show better year to year comparison. Okay, फिर it is better for international comparison and it give us a true picture. तो ये 3 पॉइंट थे। पहला कि इट इज बेटर फॉर ईयर टू ईयर कंपैरिजन, जो भी ऊपर हमने करा, इट शो ट्रू पिक्चर वो करा। और जब हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं ना, तब भी हम रियल को फॉलो करते हैं, तब भी कुछ फिक्स्ड रेट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ना कि चेंजिंग रेट्स। ओके, तो इस वजह से हमें पता चला दैट रियल नेशनल इनकम इज बेटर। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब हम जरा एक डिफरेंस देखते हैं, difference between national income at current price and national income at constant. Definition: it refers to money value of all the goods and services produced by the normal resident of the country measured at current year price, और यहाँ पे measured at base year price। ठीक है, फिर देखो, it is known as nominal national income, it is known as real national income। Formula: current price, current quantity। फॉर्मूला: बेस ईयर प्राइस, करंट क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। बताया था ना, इसमें दोनों चेंज होते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ओनली। ठीक है, फिर इट इज नॉट अ गुड टूल, इट इज अ बेटर टूल फॉर कंपैरिजन। इट इज नॉट अ सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग, इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर। देखो डिफरेंस क्लियर है, पढ़ लो एक बारी। स्क्रीनशॉट भी ले लो, चलो पढ़ लो बस एक बारी। पढ़ लिया? यस सर। चलो देखो, अब अगला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। सर ये क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर मींस प्राइस इंडेक्स। सर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट मेजर्स एवरेज लेवल ऑफ change in prices of commodity from base year। ठीक है, सर समझे नहीं? देखो फिर इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला पता है किसी को? सर करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, रियल जीडीपी का फॉर्मूला पता है? सर करंट ईयर क्वांटिटी इनटू कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर प्राइस। रेट ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट इनटू 100। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ करंट ईयर यानी P1 इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर यानी Q। रेट ऑफ बेस ईयर यानी कि P0, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर यानी Q1 इनटू। लास्ट ईयर आपने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था। प्राइस इंडेक्स में आप लोगों ने एक पास्चेस प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, वो कहता है लास्ट ईयर का प्राइस लो, लास्ट ईयर की क्वांटिटी लो। और एक था पास्चेस प्राइस इंडेक्स जो कहता था प्रेजेंट की क्वांटिटी लो। सेम फॉर्मूला था कि नहीं था?
सर कट गया था आधा पार्ट। तो चलो सुन लो, तो इट इज प्राइस इंडेक्स। कैसे? अब देखो ये ऐसे पता चलता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि इफ नॉमिनल जीडीपी is 1050 and real GDP is 700. Find GDP deflate. बताओ कैसे आएगा आंसर? सर 1050 upon 700 Upon 700 into 100. 100. आंसर क्या आएगा? 150%. अब देखो आंसर जो आया है 100 से ऊपर आया, ठीक है। देखो इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज मोर देन 100, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई हुई। इफ इट इज लेस देन 100 मतलब डिफ्लेशन, चीजें सस्ती हुई। इफ इट इज इक्वल टू 100 मतलब नो चेंज। अब ये 150% है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 50% की inflation. इन्फ्लेशन है। बताओ ये समझ आता है आप लोगों को? यस सर। Yes sir.